ओके, नाउ अपन इसके आगे मूव कर रहे थे, तो आपको याद है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एनीवन, कौन बता रहा है? सर B union B complement is equal to null set. B union B complement is a null set. Oh no, wrong, wrong, wrong. वापस और The सोचो। universal set. यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। B union B complement is a universal set. तो अपन ने लिखा B union B complement यूनिवर्सल होता है। That implies A intersection universal set because B union B complement is equal to universal होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में लिखा हुआ है। अब A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आया, इसका भी फॉर्मूला आपकी कॉपीज में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखा हुआ है। सर A. Yes, correct. Answer is A. That equal to A because A intersection universal set is equal to A. हो गया प्रूफ। अपन ने RHS से शुरू किया, LHS यानी A के इक्वल प्रूफ करना था विद फॉर्मुलेस विद प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा उनको यूज करके सारे फॉर्मुलेस। A माइनस बी की डेफिनेशन के कारण A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। फिर A इंटरसेक्शन सेम इधर आया तो आपने इसको कॉमन ले लिया यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करा आपने। तो ये जो ब्रैकेट में बचा ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज से B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की जगह यूनिवर्सल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और फिर A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू A हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बोलो डाउट कोई? क्लियर है? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर? ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 8th का पार्ट नंबर 1। एंड अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। A यूनियन B माइनस A प्रूव करना है आपको। A यूनियन B माइनस A, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू दिस। तो टेकिंग LHS A यूनियन B माइनस A, दैट इम्प्लाइज। नाउ डेफिनेशन ऑफ B माइनस A याद करो और ये बताओ कि B माइनस A को कैसे आप लिख सकते हो। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। यस, यहाँ हमने लिखा A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट बिकॉज वी नो दैट B माइनस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करोगे? A यूनियन B ब्रैकेट में, ये इंटरसेक्शन यहाँ पे मिडिल में, देन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट सेकंड ब्रैकेट में यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? ये स्टेप क्लियर सबको? नो डाउट। आगे चले नेक्स्ट स्टेप। अब A यूनियन B तो सेम लिखो, यहां पर लगाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी और बताओ कि ये क्या हो जाएगा। A यूनिवर्सल यूनिवर्सल, तो यहाँ यूनिवर्सल आया, रीजन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। क्लियर? नो डाउट। याद करो A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एक सेट है, इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल है। तो अब क्या आंसर हुआ इसका? इज इक्वल टू
A union B because we know that A intersection universal is equal to A, या तो प्रॉपर्टी है किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ में इंटरसेक्शन लेने पर आंसर वापस वही सेट होता है. तो आप इसको A पढ़ लो, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू A, और आपका आंसर कंप्लीट. चेक कर लो, कोई डाउट है आपको तो बोलो. नाउ इसका मतलब ये आपको सबको क्लियर, सबको आता है ना? नो डाउट, क्लियर सबको? ओके. नाउ तो ये अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, properties of sets show that first part है A union A intersection B is equal to A. ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, इजी है. इसमें आपको ज्यादा स्टेप भी नहीं लिखने. आपको इधर से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड. A union A intersection B. अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ओपन कर दो. तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन A एंड देन इंटरसेक्शन एंड देन A यूनियन B. अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये स्टेप हो गया. हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले बताया यूनियन इधर इंटरसेक्शन अदर, तो आंसर में कोई चेंज है ही नहीं, डायरेक्ट ही लिखना है वैसे तो. लेकिन एक लाइन अपन ने ऐसे शो कर दी, और A यूनियन A वापस A है, इंटरसेक्शन A यूनियन B है, बस इतना है. और उसके बाद वापस A लिख दो. मतलब इसको आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों, इसको अपन इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बोला है, तो एक स्टेप अपन इसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं. वो नहीं भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपना ये स्टेप हो गया. ठीक है, इसमें अपन ने एक स्टेप किया. बाद में तो आपको मालूम है इंटरसेक्शन बाहर यूनियन अंदर, तो आंसर हमेशा रिपीटेड सेट होगा. जो सेट रिपीट होगा वो होता है. तो आंसर इज A. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका है 10th question. show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. मतलब A intersection B अगर A intersection C के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि B और C इक्वल होंगे. मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है और आपने दोनों को कट कर दिया. कैंसिल करते हैं ना अपन जनरली बहुत जल्दी से, कोई भी सेम होता है तो आप इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो. ये कहने का मतलब है कि ऐसे कट करके आप बोलो B C के इक्वल हो गया, रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते. तो अपन ने इसको देखा एग्जाम्पल के रूप में. एक साइड A बनाते हैं, सपोज 2 एलिमेंट लिख लेते हैं 1 और 2. एक साइड B बनाते हैं, एक एलिमेंट कॉमन ले लो कुछ भी 2 और 3. और एक साइड C ले लेते हैं, इसमें एक 1 ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो आप. ये 3 साइड बना. अब आपको A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल करना है. तो अभी इसको बाद में बनाओ, क्योंकि आपको कंडीशन भी पूरी करनी है ना. तो पहले आपने A और B तो लिख दिया. अब आप जब A इंटरसेक्शन B लिखोगे तो उसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 2. यानी अब जब आप C बनाओगे तो क्योंकि मुझे A इंटरसेक्शन C निकालना है, तो A में 2 एलिमेंट हैं, तो जब मैं C बनाऊंगा यहाँ पे लेट करूंगा, तो उसमें मुझे एक तो 2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में मुझे ये एलिमेंट कॉमन चाहिए. और उसके अलावा और कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर यहाँ 1 होगा
तो इन दोनों में 1 भी कॉमन हो जाएगा और फिर वो इसके इक्वल नहीं होगा। तो 2 के बाद मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, ये C ऐसे बना दिया। नाउ अब अगर मैं यहाँ A इंटरसेक्शन C लिखूंगा तो A इंटरसेक्शन C में भी एक ही एलिमेंट 2 कॉमन है, तो आपको मिला देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, जो क्वेश्चन की कंडीशन है, जो आपको यूज करनी है, ये आपको लेना ही लेना है। अब बोलो यहां तक कोई डाउट कर लेता हूं, क्या ध्यान रखना है आपको? A और B तो कुछ भी ले लो, पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लो। A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट C में जरूर लिखना है आपको, और ये ध्यान रखना कि A के रिमेनिंग एलिमेंट्स में से और कोई एलिमेंट आप नहीं लोगे, यानी ये तो लिखना ही है, उसके अलावा आपकी इच्छा हो जो लिख दो, बस इसमें इसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आगे चले, ये क्लियर? अब आपको चेक करना है कि क्या B और C सेट दोनों इक्वल हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप चेक कर सकते हो, आपको मिलेगा B और C दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने लिखा देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस बट B इज नॉट इक्वल टू C, जो कि आपका क्वेश्चन है। यही प्रूव करना है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि B और C इक्वल होंगे। तो ये आपका आंसर, रीजन, एग्जाम्पल। क्लियर? नो डाउट, सबको क्लियर? एग्जाम्पल चॉइस आपकी है ना, कोई भी लिख सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसा आपने अभी किया था उसी तरह का क्वेश्चन है ये। इफ A इंटरसेक्शन X is equal to B intersection X is equal to null set and A union X is equal to B union X. Now show that A is equal to B. ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने अभी थर्ड में किया था, चेक कर लो। थर्ड में था A यूनियन B, यहां पर है A यूनियन X इज इक्वल टू दिया हुआ था A यूनियन C, तो यहाँ पर B यूनियन X दिया हुआ है, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, वो ऊपर लिखा हुआ है। बस कोई डिफरेंस है तो केवल वो 5 का है, वो तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इस तरह से। तो स्टेप बिल्कुल वही जैसा आपने किया था। मुझे अगर A लाना है तो मुझे इधर से शुरू करना है, मान लो यूनियन से, बिकॉज A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X गिवन। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप कौन बता रहा है? A लाना है मुझे इधर, A इंटरसेक्शन है। यस, इंटरसेक्शन A अप्लाई कर देते हैं। A लाने के लिए A यूनियन X इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B यूनियन X इंटरसेक्शन A अप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो A हो गया, राइट हैंड साइड बाद में ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये अब यहाँ रीजन लिखा अपन ने, बिकॉज A यूनियन X इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A होता है। नाउ अब इसको ओपन करा अपन ने, तो ये मेरे को मिला A इज इक्वल टू, क्या करूं, B इंटरसेक्शन A यूनियन X इंटरसेक्शन A, रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अपने पहले भी किया हुआ है ये स्टेप, ये क्लियर, नो डाउट। नाउ अब आप क्या देखोगे, A और ये A दोनों सेम है, लेकिन अभी नहीं, पहले ऊपर देखो कुछ गिवन है, उसका यूज करो पहले। नाउ A इज इक्वल टू, क्या गिवन है, ये देखो, A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X, तो ये A इंटरसेक्शन X हो गया है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो B इंटरसेक्शन X, लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, बिकॉज A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X है, और ये आपको गिवन है। एनी डाउट यहाँ तक?
क्लियर सबको इस स्टेप तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ए इज इक्वल टू, अब आप क्या देख रहे हो, बी इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन दोनों सेम है, कॉमन ले लो, बी इंटरसेक्शन कॉमन, ए बच गया, यूनियन बच गया और एक्स बच गया, ए यूनियन एक्स यहां बच गया, रीजन वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्लियर सबको ये स्टेप? नाउ अब आपको ए यूनियन एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो आपको मालूम है ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है, बिकॉज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन। क्लियर, नो डाउट। और अब आपको मालूम है कि जब बी दो बार आ गया तो आंसर भी इसका बी होगा, यानी ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी होता है, और ये आपका आंसर। ये बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बस एक एक्स एक्स्ट्रा है, स्टेप भी वही के वही है, सेम स्टेप्स है। क्लियर, नो डाउट, सबको आ गया मेथड स्टेप सब? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको लिखना है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी such that A intersection B, B intersection C and C intersection A, C intersection A are non-empty। non-empty मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, but and A intersection B intersection C is equal to null set। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको 3 सेट्स लिखने हैं इस तरह से कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बी और सी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, सी और ए में भी होना चाहिए कॉमन, लेकिन तीनों सेट्स में कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा 3 सेट्स एग्जाम्पल लिखने हैं, बस कुछ नहीं। सपोज ए सेट लिया 1 2 3, एक बी सेट लिया, एक एलिमेंट कोई सा भी कम से कम एक कॉमन लेते हो या 2 कॉमन लेते हो, आपकी चॉइस, 3 4 5। अब आपने सी सेट बनाया इस तरह से कि ए का कोई कम से कम एक एलिमेंट ले लो और बी का भी कम से कम एक एलिमेंट ले लो। ए का एक एलिमेंट ले लो कोई भी, या तो 1 या 2 या 3, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 मत लो, नहीं तो तीनों में 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और 2 में से कोई ले लो, सपोज 1 ले लिया। अब आप इस पी में से कोई भी ले लो, 3 मत लो, 3 तो तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन हो जाए। 4 और 5 में से कोई भी ले लो, 4 ले लिया, और अब आप कोई भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो, जैसे 6, ये बनाया। अब आप शो करो यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी में सिंगल एलिमेंट 3 कॉमन है और ये नल सेट नहीं है। सिमिलरली बी और सी में कॉमन एलिमेंट 4 है और ये भी नल सेट नहीं है। और ए और सी में एलिमेंट 1 कॉमन है और ये भी नल सेट नहीं है। नॉन एम्प्टी वाली बात पूरी हो गई, आज नॉन एम्प्टी चेक कर दिया आपने। अब आप तीनों में कॉमन लेके देखो, तीनों सेट में कॉमन लेके देखो, तो 1 नहीं है कॉमन तीनों में, 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में कॉमन नहीं है। आपको मिला तीनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप लिख दो नल सेट। ये इस तरह से आपके स्टेप, ये आपने 3 सेट बना के शो कर दिया और आपके बाद तीनों का आपने इंटरसेक्शन निकाला, तो आंसर नल सेट आना चाहिए था, जो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया। इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल बना सकते, अपनी चॉइस एग्जाम्पल, बस जस्ट आपको एग्जाम्पल लिखने। क्लियर, क्लियर ये भी सबको ठीक है, नो डाउट।
नाउ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है, शो दैट द following 4 conditions are equivalent. फर्स्ट पार्ट है A is a subset of B. सेकंड है A minus B is a null set. थर्ड पार्ट है A union B is equal to B. फोर्थ पार्ट A intersection B और is equal to A. चारों एक ही बात है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। If A is a subset of B, that means all the elements of set A belongs to B. ये अपना लाइन हो गई। क्या करेंगे अपन, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, because A is a subset of B given, that implies all the elements of set A belongs to set B. ये लिख देंगे, बात खत्म। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है मेरे पास, A minus B equal to null set। तो जो आपने लास्ट लाइन लिखी थी वहां से, because all the elements of set A belongs to set B, सोचना A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो that implies A minus B क्या होना चाहिए, आप खुद सोचना जब तक मैं लिखता हूं। फर्स्ट पार्ट, let A is a subset of B, that implies all the elements of set A belongs to set B। ये इसका डेफिनेशन हुई। अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, let A is a subset of B given, फिर आपने मान लिया let X belongs to A, तो आप लिख सकते हो that implies X belongs to B because A is a subset of B। ये लाइन भी सही है, ये भी एक ही बात है, वो वर्ड्स में लिखा है, लैंग्वेज में ये सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन को अपन मान के चल रहे हैं और उससे अपन बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिजल्ट तक जाएंगे। फर्स्ट लिखा सेकंड पे जाएंगे, फर्स्ट लिखा थर्ड पे जाएंगे, फर्स्ट लिखा फोर्थ पे जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड फिर ऐसे लिखेंगे। अब आप ये बताओ कि अगर मैंने ये दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ, all the elements of set A belongs to set B, that means या ये लाइन या ये लाइन कुछ भी। now because A is a subset of B, that means all the elements of set A belongs to set B। इसका क्या मतलब हुआ, A माइनस बी के बारे में बताओ, कौन बताएगा। अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो A माइनस B में कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्ट आउट करेंगे। सर एक भी नहीं। एक भी नहीं, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, तो अपन A माइनस बी में कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि A माइनस बी में वही एलिमेंट लिखे जाते हैं जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, जबकि A पूरा कंप्लीट B के अंदर है, तो कोई भी एलिमेंट अपने पास अवेलेबल नहीं है जो लिखा जाए। तो अपन कह सकते हैं दैट इंप्लाइज देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट A माइनस बी। इसका मतलब A माइनस बी में आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हो, एंड दैट इंप्लाइज A माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट। यही आपका सेकंड पार्ट है, A माइनस बी नल सेट होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट, नाउ क्लियर, ये पार्ट क्लियर सबको। अब देखो, बिकॉज थर्ड पार्ट के लिए, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B, अगेन वही लाइन ऊपर, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, all the elements of set A belongs to set B,
अब मुझे थर्ड पार्ट में a माइनस बी निकालना था, याद करो क्या पूछा था, a यूनियन b निकालना था, a यूनियन b। अब सोचो a यूनियन b किसके इक्वल होगा, a इज द सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट b में है, तो a यूनियन b जब आप लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, सर बी सेट। यस बी सेट, करेक्ट। तो अगर अपन a यूनियन b लिखेंगे तो b के इक्वल हुआ, क्योंकि b सेट में a सेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी उसमें सारे एलिमेंट हैं a के, तो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब a is all the elements of set a belongs to set b, therefore a union b is equal to set b। रीजन बिकॉज a is a subset of b, ब्रैकेट में भी मेंशन कर दो, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो इसलिए जब हम a यूनियन b लिखेंगे तो वो b के इक्वल होगा, बस इतना करना है। एंड सिमिलरली फोर्थ पार्ट के लिए भी आपको यही देखना है, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, बस लाइन लिखनी है। फोर्थ पार्ट, a is a subset of b, therefore all the elements of set a belongs to set b। a के सारे एलिमेंट b को बिलोंग करते हैं, तो अगर आप a और b का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट निकालोगे तो नेचुरली आपको मालूम है किसके इक्वल आएगा, बताओ, कॉमन पार्ट ऑफ a एंड b, इंटरसेक्शन सर सर a के इक्वल आएगा नेचुरली, क्योंकि a ही सेट ही दोनों में कॉमन होगा, a पूरा b के अंदर बना हुआ है, तो आप इसके बाद यहां लिख सकते हो दैट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। बस ये आपको इस तरह से लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि चलो एक ही बात है, आपको यही बताना था कि ये सब एक ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही लाइन को, एक ही पार्ट है ये। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में, नहीं, क्लियर, ओके। ये थे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो अपन मैंने आपको बता दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन देखो, ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट है, अपन कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। नाउ ये है आपका एक 30 एग्जाम्पल, शो दैट A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। ये एक एग्जाम्पल है अपने पास, तो इसको अपन लिखने जा रहे हैं, देखो कैसे। अक्षत, नाउ किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी और को अब तक के पार्ट में, नहीं, चलो। शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये गिवन है, A इज इक्वल टू B प्रूव करना है, मतलब A इज द सबसेट ऑफ B आना चाहिए एंड B इज द सबसेट ऑफ A आना चाहिए। तो मैंने किया लेट फर्स्ट पार्ट, लेट X बिलोंग्स टू A, नाउ दैट इम्प्लाइज अगर X A को बिलोंग करता है तो क्या X A यूनियन B को बिलोंग करेगा, B में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन X A में बिलोंग करता है मुझे मालूम है, तो क्या X A यूनियन B को बिलोंग करता है, यस सर। क्योंकि यूनियन Yes, की sir. डेफिनेशन है यस कि किसी भी एक सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में किसके साथ, किसी के साथ भी यूनियन निकालो उसमें जरूर होगा। अगर मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू सेट M, तो अगर मैं अब इस M का यूनियन N से निकालूं, B से कैलकुलेट करूं, A से कैलकुलेट करूं, कुछ भी निकालूं, ये 1 इन सारे सेट्स में होगा, क्योंकि यूनियन मतलब किसी एक में होना। तो अगर मैंने बोला X बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हो गया X बिलोंग्स टू A यूनियन B, डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B, क्लियर।
आगे चले, ये क्लियर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ऊपर देखना, देयरफॉर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, रीजन बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B गिवन। ठीक है, A यूनियन B की जगह मैंने A इंटरसेक्शन B लिखा। नाउ दैट इम्प्लाइज अगर x A इंटरसेक्शन B में है, मतलब x कॉमन एलिमेंट हो गया A और B का, मतलब x A को भी बिलोंग करेगा और x B को भी बिलोंग करेगा, कॉमन हो गया, दोनों को बिलोंग करेगा। तो ये तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि वो A को बिलोंग करता है, ये तो हम स्टार्टिंग में लेट करके ही चले थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो B को करेगा कि नहीं। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि x B को भी बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, और ये आपका पार्ट 1। अब आप इसको देखो के बताओ आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया, क्लियर। इसके नीचे लिखना एंड x बिलोंग्स टू B मतलब हो गया A इज अ सबसेट ऑफ B, A से शुरू करके B तक आ गया। चले आगे, क्लियर। सेकंड पार्ट रिवर्स, जस्ट उल्टे स्टेप लिखने हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, 3 मिनट्स है अभी, तो इसलिए कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, नहीं। नाउ अब अपन रिवर्स सेकंड पार्ट शुरू करते हैं y से। सेकंड पार्ट, लेट y बिलोंग्स टू B, y B को बिलोंग करता है मान लेते हैं, तो दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा। डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B, अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो A यूनियन B में जरूर होगा, अगर कोई एलिमेंट B में है तो भी वो A यूनियन B में होगा, अगर कोई एलिमेंट A और B दोनों में है तो भी वो A यूनियन B में होगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ना, नाउ दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, रीजन वही गिवन, बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये आपको गिवन है इसलिए। एंड दैट इम्प्लाइज अगर y A और B का कॉमन एलिमेंट है तो वो y A और B दोनों को बिलोंग करेगा, क्योंकि y B को बिलोंग करता है, यहां से तो अपन ने स्टार्ट किया ही है, ये तो अपने को मालूम ही है। तो बचा हुआ जो नहीं मालूम है, जो रिजल्ट नहीं थी मालूम था, वो लिखो। देयरफॉर y बिलोंग्स टू A, और y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू A का मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, पार्ट नंबर 2। तो अब आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2, बिकॉज A is a subset of B, B is a subset of A, that implies A is equal to B, ये आंसर, ये इसका प्रूफ, ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, मिसलेनियस एग्जाम्पल था, थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 30 था। तो अब मैंने आपको सारे एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पार्ट सारे करा दिए, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सारी हो गई, और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट है। अब भी किसी को कोई डाउट है कुछ भी अभी, तो आप पूछ सकते हो। थ्योरी याद करना, क्वेश्चंस याद करना, ऑलमोस्ट आपका टाइम कंप्लीट हो ही गया। सेकंड चैप्टर अपन कल से स्टार्ट करेंगे, अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, अच्छा चलो एक जनरल, जब 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही जनरल, 1 मिनट बचा है इसलिए चैप्टर अपन कल स्टार्ट। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यूज बताओ, कौन बता रहा है x की क्या वैल्यूज x is होंगी? equal to 5, x इज इक्वल टू 5, 5, और कोई? x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, देन x इक्वल टू 5 5 5 5, अगेन 5, अगेन 5, अगेन 5 एंड 5। अच्छा ठीक है, अच्छा सपोज जल्दी से एक ये क्वेश्चन का आंसर बताना, फाइंड x, 3x इज इक्वल टू x, 3x is equal to x, find the value of x।
3x is equal to x. Find the value of x. जल्दी से 1 minute बचा है. Anyone? ओके. तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में मेरे को मैक्सिमम लोगों ने एक मेरे पास आंसर